हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक तत्व का पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्व, मेनली जो 3D श्रेणी के तत्व हैं उनके रंग के बारे में, और वो रंग प्रदर्शित क्यों करते हैं इसका भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी आपको अपलोड कर दी गई है, तो आप पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक के तत्व या पी ब्लॉक के तत्वों की, तो वहां जो तत्व होते हैं एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में, वहां के अधिकतम तत्व रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की, मेनली जो 3D श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, तो 3D श्रेणी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसके या फिर डी ब्लॉक के अधिकतम तत्व क्या होते हैं, ठोस अवस्था में कहें या विलयन में कहें, लिक्विड स्टेट में, दोनों कंडीशन में वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। मोस्टली, सारे नहीं, कुछ होते हैं कलरलेस, रंगहीन होते हैं, लेकिन ज्यादातर रंगीन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बता रहे हैं अब। तो जो उसका रंगीन होने का कारण है, उस कारण के लिए जो इनके ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल जो है वो उत्तरदायी होता है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी संक्रमण तत्व है, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक के तत्व है, उनमें आपको पता है डी के कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। देखिए, डी ब्लॉक तत्व कह रहे हैं क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं, मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें टोटल डी में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है डी ऑर्बिटल। तो जब ये एकल परमाणु के रूप में हो, ठीक है, खाली जिंक हो, ठीक है, या फिर आयन हो, जैसे Zn2 पॉजिटिव हो, ठीक है, आयन हो या परमाणु के रूप में हो, दोनों कंडीशन में ये जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, इन पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा, ये जो मैंने बताए हैं, पांचों की ऊर्जा क्या होगी, एक समान होगी। तो ये जो पांचों ऑर्बिटल है, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी है, बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल या अभ्रष्ट ऑर्बिटल, या अभ्रंश कक्षक भी इनको कहा जाता है। अभ्रंश कक्षक या अभ्रष्ट ऑर्बिटल या फिर डिजेनरेट ऑर्बिटल भी इसे कहते हैं। ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे कक्षक जिनकी एनर्जी बराबर होती है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी। तो इन्हें हम डिजेनरेट ऑर्बिटल या अभ्रष्ट ऑर्बिटल कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। तो होता क्या है, ये मान लीजिए कोई आपने एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने लिया है FeCN6 4 निगेटिव, या आपने ले लिया CrH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, जो भी ऐसा कोई कंपाउंड लिया है। तो उस कंपाउंड में जो लिगेंड है, जो भी लिगेंड होगा वो ऋणायन हो सकता है, Cn की तरह, Cn निगेटिव की तरह, या फिर उदासीन हो सकता है H2O की तरह। तो लिगेंड क्या होता है, जब डी ऑर्बिटल के नजदीक आता है, कौन से डी ऑर्बिटल, ये जो 5 डी ऑर्बिटल है, इनके जब नजदीक आता है, तो लिगेंड के कारण क्या होता है, लिगेंड जब बहुत नजदीक आ जाता है, ये धातु के कक्षक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये धातु के कक्षक है। तो इनके जब बहुत नजदीक आ जाता है, तो लिगेंड के कारण क्या होता है, ये जो पांचों कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा बराबर थी, अब वो क्या होंगे, वो क्या होते हैं, उनकी अपृष्टता भंग हो जाती, मतलब उनकी जो एनर्जी सेम थी, उनकी जो ऊर्जा समान थी, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो भंग हो जाएगी। और क्या होगा, ये जो ऑर्बिटल हैं पांचों जिनकी एनर्जी बराबर थी, अब इनकी एनर्जी बराबर नहीं रहेगी। तो कैसे होगा, तो ये जो ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल हैं, ये 2 भागों में टूट जाते हैं, 2 समूहों में टूट जाते हैं, 2 एनर्जी सेट में टूट जाते हैं, ठीक है। तो दो समूहों में जो टूटते हैं, एक समूह का नाम दे देते हैं T2G और दूसरे समूह का नाम देते हैं EG। तो देखिए, इस लिगेंड के कारण जो डी ऑर्बिटल है, डी के जो 5 ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा बराबर थी, वो 2 भागों में बंट गया। तो इस घटना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड विघटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं उपसंयोजक यौगिक। वहां अच्छे से समझाया जाएगा कि क्यों होता है। बस कंडीशन समझिए, लिगेंड के आने की वजह से वो 2 भागों में, ये जो 5 एनर्जी ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी 2 भागों में बढ़ जाती है, वो ऑर्बिटल 2 भागों में बढ़ जाते हैं, T2G और EG में। तो ये देख लीजिए, मैंने बताया है जो T2G समूह है, T2G सेट है, वो कौन कौन से होते हैं, DXY, DYZ, DZX, इन्हें हम कहते हैं, जो 3 ऑर्बिटल है DXY, DYZ, DZX, इन्हें हम T2G समूह कहते हैं। और DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर
और dz², ये जो दो ऑर्बिटल है इनको बोलते हैं ईजी समूह। ठीक है, तो दो भागों में बढ़ गया लिगेंड के आने की वजह से, ये T2G और EG में, मतलब 3 एक डिब्बे एक साथ हो गए और 2 डिब्बे एक साथ हो गए। तो होता क्या है कि अब ये T2G और EG में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये निर्भर करती है उस यौगिक की, जिसकी भी हम बात करें CrH2O का होल 6 है कि CrH2O का होल 4 है, तो वो डिपेंड करता है उस यौगिक की ज्यामिति क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री देखिए, जो ज्योमेट्री है नेक्स्ट चैप्टर में तो हम दोनों को पढ़ेंगे, अष्टफलकी और चतुष्फलकी, मतलब ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम केवल एग्जांपल में अभी के लिए पढ़े अष्टफलकी, अगर सोचो जो संकुल हमने लिया है जिसके रंग की हम बात कर रहे हैं, अगर वो ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकी है, तो क्या होगा, ईजी की ऊर्जा अधिक होती है। अष्टफलकी ज्यामिति होने पर उस संकुल में ईजी की ऊर्जा ज्यादा होगी, ईजी समूह की, और T2G की ऊर्जा उसकी तुलना में थोड़ा सा कम होती है। अब डी ऑर्बिटल के जो दोनों समूह होते हैं T2G और EG, इन दोनों की ऊर्जा में कितना अंतर होगा ये डिसाइड करता है लिगेंड। लिगेंड के अलग अलग प्रकार होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, ठीक है, प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। ठीक है, तो ये जो लिगेंड के प्रकार हैं ये बताएंगे कि T2G और EG के बीच कितना अंतर आएगा। तो मैं एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, देखिए इस डायग्राम को। तो ये है 5D कक्षक, dxy dz dz(x), dx² y² और dz²। ये है जब धातु आयन या कोई धातु अकेला है, जैसे ही लिगेंड उसके निकट आता है, ठीक है, लिगेंड निकट आते हैं तो थोड़ा सा इन पांचों कक्षकों की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सभी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ी हुई है, सभी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई। ठीक है, तो अब जब लिगेंड बहुत निकट आ जाता है तो लिगेंड के कारण ये जो 5D कक्षक हैं, जिसे अभ्रिष्ट कक्षक कहते हैं, ये दो ऊर्जा सेट में टूट जाते हैं, जिसमें से दो ऊर्जा सेट एक होते हैं EG, एक T2G। EG है dx² y² और dz², और EG है dxy dz dz(x), जिसमें से अष्टफलकी क्षेत्र की अगर बात करें, अगर कंपाउंड हो CrH2O का होल 6, मतलब 6 लिगेंड लगे हों, अष्टफलकी ज्यामिति हो, तो EG की ऊर्जा बढ़ जाती है और T2G की कम हो जाती है। तो EG की ऊर्जा इस पेरेंट, ये ठीक है, अभ्रिष्ट कक्षक से कितनी बढ़ जाती है, EG की ऊर्जा बढ़ जाती है, और T2G की ऊर्जा इस अभ्रिष्ट कक्षक से कम हो जाती है। तो ये होती, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड में इनका विघटन होना। D कक्षकों का विघटन हो चुका है, T2G और EG में विघटन हो चुका है। ठीक है, अब रंग का जो मुख्य कारण है अब यहां से शुरू हो रहा है। अब आपको पता है ये T2G कम ऊर्जा वाला है, निम्न ऊर्जा वाला। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने शो नहीं किया है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें जब हम क्या डालेंगे, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, ठीक है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, ये जो 7 रंग होता है, बेनिया, पिनाला, ये रंग, इनमें से कोई भी रंग हम डालेंगे तो T2G में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करके ऊपर EG में जो खाली कक्षक होंगे वहां ये क्या करेंगे, संक्रमण करेंगे, जंप करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो इस घटना को बोलते हैं DD संक्रमण। ये T2G भी D का ही है, D का ऑर्बिटल है, और EG भी कहां से आया है, D से ही तो आया है, तो D के इलेक्ट्रॉन का D में ही जाना है, DD संक्रमण कहलाता है। और इसी संक्रमण के कारण D के इलेक्ट्रॉन जो D में ही जा रहे हैं, T2G से EG में जा रहे हैं, इसके कारण कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक रंग प्रदर्शित करता है। देखिए यहां शो किया है, संक्रमण धातु परमाणु या फिर धातु आयन जो होता है उसमें एक से ज्यादा अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब इन पर हम दृश्य प्रकाश डालते हैं, विजिबल लाइट, विबग्योर 7 कलर वाला, ठीक है, सी के 7 रंग वाला, तो T2G जो कम ऊर्जा वाला T2G है, dxy dz dz(x), इसमें अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उस प्रकाश को अवशोषित करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर किसका है, EG का, तो यहाँ EG में जाएगा। तो कंडीशन है EG खाली होने जरूरी है, वैकेंट होने जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां जा पाएगा। ठीक है, तो EG में प्रवेश करता है और इस घटना को हम कहते हैं DD संक्रमण, और इसी के कारण ये रंग प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको एक शो कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये मान लीजिए हम अभ्रिष्ट कक्षक से 2 भागों में बढ़ गए, T2G EG। मान लीजिए T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, EG अभी पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इसमें यहां पर हम दृश्य प्रकाश डालेंगे, तो ये विजिबल लाइट हम डाल रहे हैं, दृश्य प्रकाश डाल रहे हैं, तो दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बेनिया, पिनाला, विबग्योर। तो उसमें से किसी एक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को
ये जो होगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इन 7 रंगों में से किसी एक रंग को अवशोषित करेगा। अवशोषित करके उस ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले उच्च ऊर्जा स्तर में जो खाली जगह होगी वहां जंप कर देगा। जंप करा, दोनों ऑर्बिटल खाली है तो पहले वाले में जंप करेगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसी के कारण ये रंग प्रदर्शित करता है। देखिए अब T2G खाली हो जाएगा, 0 हो गया, और Eg में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो जंप करने के बाद इसने जो रंग अवशोषित किया है उसी के बिहाफ पर ये दूसरा रंग प्रदर्शित करता है, जिसे कहते हैं पूरक रंग। देखिए डीडी संक्रमण हेतु एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश में उपस्थित जो बाकी, देखिए 7 रंग है, दृश्य प्रकाश पूरा ही डाला आपने, उसमें से एक पर्टिकुलर तरंग दैर्ध्य की पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, और बाकी जो कलर थे उसको संचरित कर दिया, फैला दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, जिस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, ऊपर जाने के लिए एब्जॉर्ब किया, उसी का जो पूरक रंग होगा वो यौगिक क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। देखिए ये कुछ लिस्ट बनाई है पूरक रंग की। देखिए अगर उसने 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट एब्जॉर्ब की, जो कि बैगनी रंग की होती है, तो वो कैसा रंग प्रदर्शित करेगा, उसका यौगिक हरित पीला। अगर वो नीले रंग की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है इतने वेवलेंथ की, तरंग दैर्ध्य की, तो वो पीला रंग प्रदर्शित करेगा। अगर वो नीला हरा अवशोषित कर रहे हैं तो वो लाल रंग प्रदर्शित करेगा। अगर वो पीला हरा अवशोषित कर रहे हैं तो उसका यौगिक किस रंग का कलर दिखाएगा। देखो अवशोषित ये करेगा, लेकिन उसका जो यौगिक होगा वो कलर दूसरा दिखाएगा, इसका पूरा रंग बैंगनी। ऐसे पीला अवशोषित कर रहे हैं तो गहरा नीला दिखाएगा, नारंगी अवशोषित कर रहे हैं तो नीला शो करेगा, और लाल रंग अवशोषित कर रहे हैं तो नीला हरा शो करेगा। ठीक है, कितनी वेवलेंथ, कितनी तरंग दैर्ध्य की लाइट को ये अवशोषित कर रहा है यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक तत्वों के कलर क्या क्या होते हैं। देखिए आप पूरक रंग चाहे लिखें ना लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉलम खींच लीजिएगा, आयन, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कलर। तो अभी आप केवल इनको ऐसे ही लिख लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट डे एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको सारे कलर याद हो जाएंगे इजी वे में। ठीक है, तो देखिए स्कैंडियम जो है +3 स्टेट में मिलता है, और टाइटेनियम का भी जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है वो 3 पॉजिटिव में मिलता है, तो उसको हम अभी छोड़ दे रहे हैं। हम शुरू करते हैं, स्कैंडियम और टाइटेनियम को छोड़ दीजिए, वेनेडियम से शुरू करते हैं। विक्रमन, फेको, निकजन, सभी में +2 लिख लीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो लिख लीजिएगा, 3d3 3d4 ये लिख दीजिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, यहां से कम होंगे, फिर 4, फिर यहां से 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये तो आपको पता है ना, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने अयुग्मित हो जाएंगे आप खुद करके देख लीजिएगा, 4। ठीक है, ये मैंने पहले सिखाया इसलिए बार बार मैं नहीं कर रही हूं। तो वेनेडियम से कलर बता रहे हैं। वेनेडियम 2 पॉजिटिव का कलर होता है बैगनी, क्रोमियम 2 पॉजिटिव का नीला, और Mn2 पॉजिटिव का गुलाबी, Fe2 पॉजिटिव का हरा, CO2 पॉजिटिव का गुलाबी, Ni2 पॉजिटिव का हरा, कॉपर 2 पॉजिटिव का नीला, और Zn2 पॉजिटिव का रंगहीन। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है, वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरी बात, इसके बच्चों डी ऑर्बिटल पूरे भरे हैं, तो सोचो जो ऊपर वाला Eg कक्षक है, ये भी भरा है, ये भी भरा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर जंप भी करना चाहे, ऊपर जाना चाहे, कहां जाएगा, यहां तो जगह ही नहीं है। इसलिए जब डी के ऑर्बिटल पूरे भर जाते हैं T2G Eg, तो वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा तो वो रंग प्रदर्शित कर ही नहीं सकता। तो वो तो था जब सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या +2 थी, तो वेनेडियम से लेके जिंक तक की बात है। अब हम पढ़ रहे हैं जब ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी, तो आपको ध्यान रखना है स्कैंडियम से लेके केवल Fe तक, शक्ति, विक्रमन, फे। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe तक की +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी ये शो करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का 3d0, इसका 3d1, ये इस वाली स्टेट की है, 3d2 3d3 3d4 3d5, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 0 1 2 3 4 5, ये तो ठीक है। ठीक है, अब कलर की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पूरा डी ऑर्बिटल पूरा खाली है, तो वो कलरलेस होता है, रंगहीन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Ti3 पॉजिटिव का कलर जामुनी होता है। ठीक है, V3 पॉजिटिव का हरा होता है, Cr3 पॉजिटिव का बैगनी, Mn3 पॉजिटिव का बैगनी, और Fe3 पॉजिटिव का पीला। तो
डिस्कस किए थे कुछ कलर और क्यों कोई भी जो डी ब्लॉक के तत्व है रंग प्रदर्शित करता है। अब कल जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको ये इनके कलर याद करने की ट्रिक बताऊंगी। तो ये मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। इसके साथ में एक आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन कोई आया है कि Cu पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, कोई भी क्वेश्चन आए कि ये रंगहीन है क्यों, रंगहीन, ठीक है, रंगहीन कलरलेस है क्यों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आयन दिए हों उनके आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले मैंने सिंपल कॉपर लिया 29 3d10 4s1 और Cu पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट 4s से निकलेगा, ठीक है, तो 3d10 हुआ और d के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। तो क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, नहीं, तो n=0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। ऐसे जिंक 30 होता है 3d10 4s2, तो Zn पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सबसे बाहर वाले से निकालोगे 4s से, तो ये 4s1 होगा। और जो Zn2 पॉजिटिव उसका भी यहीं पर कर लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो क्या बनेगा 3d10। देखिए हम कलर पढ़ रहे हैं, जो रंग पढ़ रहे हैं 3d ऑर्बिटल 3d इलेक्ट्रॉनों का, तो ये रंग जो है आपको पता है dd संक्रमण के कारण आता है। तो dd संक्रमण में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके कारण आता है। तो आपको 4s का नहीं देखना है, केवल d का देखना। तो d के ऑर्बिटल यहां भी दोनों केस में पूरे भरे हुए हैं, तो यहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। ऐसे स्कैंडियम जो होता है वो है 3d1 4s2, लेकिन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 यहां से 1 यहां से, तो 3d एकदम 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये 3d 0 मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं होती, 0 है, ठीक है। अब d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और टाइटेनियम 22 है 3d2 4s2 और 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन आउट कर दोगे तो 2 यहां से 2 यहां से, 3d यहां भी 0, तो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, n=0, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही रंग प्रदर्शित करता है। तो Cu पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और टाइटेनियम 4 पॉजिटिव में जो d ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल, इन वालों की बात करें तो पूरा पूरा भरा है। और इसकी अगर बात करेंगे, इसका बताओगे तो आप कहोगे पूरा का पूरा 3d कक्षक खाली है। तो क्या होगा, 3d कक्षक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होता है आपको पता है कि अगर ये वाले केस की बात करें, अगर 3d कक्षक पूरा पूरा भरा है तो जब इसको 2 भागों में हम तोड़ेंगे T2g और Eg में, तो T2g और Eg दोनों पूरा रूप से भरा होगा। T2g में भी पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा है। तो होता क्या है, कलर कब आता है, जब T2g के इलेक्ट्रॉन Eg के जो ऊपर वाले Eg के इलेक्ट्रॉन होते Eg में जंप करते हैं। यहां बताया था T2g के इलेक्ट्रॉन Eg में जाते हैं। लेकिन इन वाले केस में अगर हम बात करें, इसके केस की बात करें, तो यहाँ T2g Eg दोनों पूरा भरा है, जगह ही नहीं है। तो जब Eg भी पूरा भरा है, T2g पूरा, देखिए T2g तो भरा है, T2g के इलेक्ट्रॉन Eg में जाते हैं, लेकिन Eg में जगह ही नहीं है, उसके दोनों ऑर्बिटल पूरे के पूरे भरे हैं, तो क्या होगा, संक्रमण होगा ही नहीं। और संक्रमण नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, जब तक संक्रमण नहीं होता, dd संक्रमण नहीं होता, तब तक ये रंगहीन ही रहते हैं, ये कारण है। और इसकी बात करें तो अगर ये जो खाली है, इसमें T2g भी पूरा खाली है, Eg भी पूरा खाली है, तो T2g से इलेक्ट्रॉन जाते हैं Eg में, लेकिन T2g तो खाली है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन जाएगा Eg में, तो यहां पर पूरा का पूरा T2g Eg दोनों खाली है। इस वजह से यहां पर भी dd संक्रमण होना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये कलर प्रदर्शित नहीं करता। तो इस प्रकार जो भी कोई क्वेश्चन आया कि ये रंगहीन क्यों है, कोई भी, तो आप सीधे सीधे कहेंगे इसके 3d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जिसकी वजह से ये dd संक्रमण प्रदर्शित नहीं करता। और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कलर्ड क्यों होता है, ये रंगीन क्यों होता है, क्योंकि आप कहना सीधे सीधे क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और T2g Eg में क्या होता है, T2g के इलेक्ट्रॉन Eg में संक्रमण करते हैं, यहां संभव लिखा है। जब रंगीन बताना होगा कलर क्यों है, तो आप कहोगे आसानी से हो जाता है, ठीक है, dd संक्रमण। तो आपको आई होप समझ में आ गया हो।